नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। 4 सीटों पर उपचुनाव और साख पर दांव। बिहार में बुधवार को 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। गया के बेलागंज, तरारी, रामगढ़ और इमामगंज सीट के लिए कल वोट डाले जाएंगे। वोटिंग को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। 4 सीट पर हो रहे उपचुनाव में इंडिया अलायंस की साख दांव पर है, क्योंकि 2020 में 4 में से 3 सीटें इंडिया अलायंस के पास थीं। बिहार में 4 सीट पर हो रहे उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू है। सुबह के 7 बजते ही तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम होते होते चुनाव में किस्मत आजमा रहे 38 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। चारों सीटों पर कुल 12,02,063 वोटर हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए निर्वाचन आयोग ने पुख्ता तैयारी की है, तो चुनाव जीतने के लिए दोनों ही गठबंधनों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। एनडीए की ओर से सीएम नीतीश के साथ साथ सभी घटक दल के नेताओं ने प्रचार किया, तो इंडिया अलायंस की ओर से तेजस्वी यादव और सहयोगी पार्टियों के नेताओं ने पूरा जोर लगाया। यहां तक कि प्रचार के आखिरी दिन खुद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को चुनाव प्रचार में उतरना पड़ा, क्योंकि उपचुनाव में इंडिया अलायंस की साख दांव पर है। दरअसल इन 4 सीटों में से 3 सीटें 2020 में महागठबंधन के पास थी, जबकि मात्र एक गया की सीट ही एनडीए के पास थी, जहां से जीतन राम मांझी जीते थे। तो ऐसे में ये उपचुनाव तेजस्वी यादव के साथ साथ पूरे इंडिया अलायंस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। एनडीए के पास खोने को कुछ ज्यादा नहीं है, जबकि इंडी गठबंधन के पास अपनी 3 सीट को बचाने की चुनौती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की भरपूर कोशिश की है। प्रशांत किशोर ने जिस सियासी गुणागणित के तहत उम्मीदवारों का चयन किया है, वो दोनों ही गठबंधनों को परेशान करने वाला है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले 4 सीटों के इस उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। जो जीतेगा उसका मनोबल हाई रहेगा। तो देखना होगा जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार की 4 सीट इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कल वोटिंग होगी। निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मत प्रतिशत बढ़ने पर निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोगों का पुख्ता इंतज़ाम है सुरक्षा का। जितना हम लोगों का पोलिंग स्टेशन लोकेशंस है, मतलब बिल्डिंग है जहां हमारा मतदान केंद्र स्थित है, सभी का सभी मतदान केंद्र का भवन हम लोगों का सीएपीएफ से आच्छादित है। इसके अलावा हम लोगों का बिहार पुलिस भी पर्याप्त संख्या में दिया गया है, इसलिए सुरक्षा का बहुत पुख्ता इंतज़ाम है। कहीं किसी प्रकार का संशय किसी को नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों का पेट्रोलिंग पार्टी है, जोनल पेट्रोलिंग पार्टी है, वो लोग भी घूमते रहता है। हर 10-12 बूथ पर हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट है, पुलिस फोर्स है साथ में, वो भी घूमते रहता है। हम लोग का क्विक रिस्पांस टीम भी है। इस तरह से किसी भी प्रकार का कोई इमरजेंसी होगा तो उसको अटेंड करने के लिए भी हम लोगों का सिस्टम बना हुआ है। रामगढ़ विधानसभा सीट के लिए भी कल वोट डाले जाने हैं। मतदान के पहले रामगढ़ बाजार में प्रशासन, केंद्रीय पुलिस बल के साथ डीएम और एसपी ने फ्लैग मार्च किया है। पैदल मार्च में घुड़सवार दस्ता, ब्रश दस्ता, क्विक रिस्पांस फोर्स समेत दंगा निरोधी बल शामिल है। उप चुनाव को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे विधानसभा क्षेत्र को कई भागों में बांटकर सभी सेक्टर और जोनल पदाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में जिला पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। काफ़ी अच्छी डिप्लॉयमेंट किया है। जो भी गाइडलाइंस हेडक्वार्टर से मिला था उस आलोक में हम लोगों ने डिप्लॉय किया है, जिसमें कई लेयर ऑफ सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस हम लोगों की है। इसके अलावा हम लोग अलग से 4 क्यूआरटी बनाए हैं, उसमें पर्याप्त संख्या बल हम लोगों ने दिया है डीएसपी के अधीन। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था है ताकि शांतिपूर्वक चुनाव हो सके।
प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दरभंगा एम्स के शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर दरभंगा आ रहे हैं, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ बुधवार को बिहार झारखंड के एक बड़े हिस्से में चुनावी माहौल दिखेगा, तो दूसरी ओर पीएम मोदी बिहार को योजनाओं की सौगात देंगे। बुधवार को दरभंगा एम्स के शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दरभंगा आ रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 13 नवंबर को यहाँ जब दरभंगा में पहुँचेंगे तो इस बाईपास का भी उद्घाटन इसमें शामिल है। दरभंगा एम्स के शिलान्यास के साथ पीएम मोदी दरभंगा से ही कई दूसरी योजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। इसमें नेशनल हाईवे, रेल परियोजना, घरेलू गैस पाइपलाइन सहित करीब 6000 करोड़ रुपए की योजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी 389 करोड़ रुपए की लागत से बनी दरभंगा बाईपास रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं इलाके के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में तिरहुत स्नातक उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार अभिषेक झा ने नामांकन किया। इस दौरान अभिषेक झा ने रोजगार को प्राथमिकता देते हुए लोगों से वोट की अपील की। अभिषेक झा ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि स्नातक लोगों का चुनाव है, पढ़े लिखे लोग काफी सोच समझ के वोट करते हैं और ग्रेजुएट लोग कभी भी जंगल राज वालों को वोट नहीं करेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने के बाद खाली सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। परिषद तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव 2024 हेतु एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी के रूप में मैंने नामांकन आयुक्त कार्यालय मुजफ्फरपुर में दाखिल किया है। हम कार्यकर्ता साथी सभी नेताओं के मार्गदर्शन में इस चुनावी मैदान में है। कहीं कोई चुनौती नहीं है, जीत निश्चित रूप से हमारी है। और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी एनडीए प्रत्याशी अभिषेक झा के लिए वोट की अपील की। सम्राट चौधरी ने नामांकन के बाद मंच से संबोधन के दौरान अभिषेक झा की जीत का दावा के साथ माला भी पहना दी। इनके समर्थन में आकर के बैठे हुए इस इलाके का जो अधूरा सपना रह गया है, चाहे जो भी काम देवेश चंद्र ठाकुर जी के समय छूट गया है, उस काम को अभिषेक झा जी पूरा करने का काम करेंगे। इतना जरूर सरकार की तरह स्वस्थ करना चाहे तो पक्का जिताइएगा ना, पक्का माला पहनाए अभिषेक जी को। और मुजफ्फरपुर में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए एनडीए के प्रत्याशी अभिषेक झा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सांसद देवेश चंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि एमएलसी रहे देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई, जिस पर उपचुनाव होना है। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अभिषेक झा को अपना उत्तराधिकारी बताया, लेकिन अभिषेक झा के तिरहुत से संबंध नहीं होने पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि अभिषेक झा का ननिहाल तिरहुत प्रमंडल में है और वो हमारे भांजे हैं। घोषित चुनाव में जिसलिए जनता ने उनके घोषित कर दिया। जनता का जो समर्थन है वो आप देख रहे हैं पूरे चारों जिला में। और हम तो पूरे अपने तिरहुत के जितने मतदाता हमारे साथ 22 साल रहे हैं, 22 साल 4 टर्म हमको जिताया, उन सबको धन्यवाद देता हूँ, मन से दिया हूँ। सबने आशीर्वाद दिया, चाहे किसी धर्म का आदमी हो, किसी दल का भी आदमी, सबने मुझे मदद किया है। वो जो है, मैंने कहा रिले रेस में होता ना, पीछे वाला आदमी दौड़ के जाके अगले वाले आदमी को हाथ में डंडा पकड़ा देता है, वो फिर रेस में जाता है। मुझे पूरा विश्वास है बहुत भारी मतों से हमारी उम्मीदवार जीतेंगे। और एलजेपी रामविलास के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश रोशन ने तिरहुत स्नातक विधान परिषद उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने के बाद राकेश रोशन ने जीत का दावा किया। साथ ही ये भी कहा कि गठबंधन की राजनीति में कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ रही है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद की राजनीति में आम कार्यकर्ता की मेहनत का कोई मोल नहीं है। सब लोग राजनीति में हमारे कार्यकर्ताओं की बलि चल रही है। आप देखेंगे शंकर सिंह का चुनाव, आप देखे होंगे जब रुपौली में शंकर सिंह चुनाव के लिए दिल्ली में भटक रहे तो टिकट नहीं मिला, उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। तो फिर किस दल में गए? जनता दल यूनाइटेड में गए ना। तो कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता जो चिराग पासवान में आस्था रखते थे, उनके साथ छल हो रहा था।
तो गठबंधन की राजनीति में बलि का बकरा बनने से अच्छा था कि संघर्ष के रास्ते पर चलो, संघर्ष के करते करते मरे। उस रास्ते को मैंने चुन लिया। वैशाली पुलिस ने 3 जिलों का मोस्ट वांटेड अपराधी धीरज साहनी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान मौके से 2 अपराधी फरार हो गए। एसपी ने बताया कि धीरज साहनी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए काजीपुर थाना क्षेत्र के कुतुबपुर एकरा के पास पहुंचा था। इसी दौरान उसने दबोच लिया। मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर में धीरज साहनी पर एनडीपीएस और यूएपीए के तहत 19 मामले दर्ज हैं। एक वांछित अपराधी जो लगभग 1 दर्जन कांडों में वांछित था, उसके बारे में सूचना प्राप्त हुई कि वो अपराधी काजीपुर थाना अंतर्गत कुतुबपुर एकारा गांव में किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया हुआ है। तो उसमें डीआईयू की टीम तथा काजीपुर थाना की टीम को लगा करके अपराधियों को पकड़ने का निर्देश दिया गया, जिसमें घेराबंदी करते हुए टीम द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उनके पास से एक चौपहिया वाहन और एक देसी कट्टा, एक गोली बरामद किया गया। बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। 7 साल से कम सजा वाले अपराध के मामलों में पुलिस 18 साल से कम उम्र के बच्चों और किशोरों के साथ अब एफआईआर नहीं करेगी। अपराधों की सूचना केवल थाने की स्टेशन डायरी में दर्ज की जाएगी। नाबालिगों पर केवल 7 साल से अधिक सजा वाले जघन्य अपराध के मामले में ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। सजा वाले अपराध के मामले को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बिहार पुलिस मुख्यालय ने यह तय कर दिया है कि 7 साल से कम सजा वाले अपराध के मामले में 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे या किशोर होंगे उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा। इस तरह के अपराधों को लेकर केवल सूचना थाने के स्टेशन डायरी में दर्ज की जाएगी। नाबालिगों पर केवल 7 साल से अधिक सजा वाले जो हीनियस क्राइम होंगे उस मामले में ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने जो किशोर न्याय बच्चे की देखरेख और संरक्षक अधिनियम के अनुपालन को लेकर पुलिस पदाधिकारियों के लिए एक एडवाइजरी जारी किया है। इस एडवाइजरी को सभी आईजी, डीआईजी और एसएसपी को भेजा गया है और इसमें तमाम तरह के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए गए हैं। जो नया गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि कानून का उल्लंघन करने के आरोप में जो बच्चे पकड़े जाते हैं उनके स्पष्ट कारण और रिपोर्ट के साथ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना जरूरी होगा। बच्चों को लॉकअप में नहीं रखा जाएगा और नहीं उन्हें हथकड़ी लगाई जाएगी। बच्चों को सुलभ वातावरण के वाले कमरे में रखने का प्रावधान तय किया जाए। इसके साथ ही ऐसे बच्चों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी सूचित किया जाएगा। जो मुख्यालय ने गाइडलाइन जारी किया है उसके अनुसार 18 साल के कम उम्र के बच्चों और किशोरों के अपराध को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 साल तक की सजा वाले अपराधों को छोटे अपराध, जबकि 3 साल से 7 साल की सजा वाले अपराधों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इन दोनों मामलों में थाने के बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी बालक की जो सोशल पृष्ठभूमि होगी उसकी रिपोर्ट और अपराध की जानकारी किशोर न्याय परिषद को भेजेंगे। अब निश्चित तौर पर ये जो पहल किया गया है उसमें ये भी बताया गया है कि ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज होने के साथ ही इस मामले को तुरंत बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को सौंप दिया जाएगा और प्राथमिकी की एक जो प्रति होगी, एक कॉपी बच्चे को माता पिता या उसके संरक्षक को दिया जाए। तो निश्चित तौर पर ये जो पहल की गई है बिहार पुलिस मुख्यालय की, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जुवेनाइल को लेकर लिया गया यह फैसला निश्चित तौर पर जो माइनर बच्चे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सुकून देने वाला है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बाढ़ के अथमल गोला थाना क्षेत्र में कार्यरत इंजीनियर जी कार्तिकेय कल रात से ही अपने कमरे से रहस्यमय ढंग से लापता है। सूचना पर पहुंची पुलिस इंजीनियर की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि लापता इंजीनियर की खोज के लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है, लेकिन अभी तक इंजीनियर का कुछ पता नहीं चला है। आपको बता दें कि इंजीनियर जी कार्तिकेय तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ये व्यक्ति हैं जो त्रिवेंद्रम तमिलनाडु के रहने वाले हैं, जो कि अभी वर्तमान में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो अथमल गोला थाना अंतर्गत कार्य कर रही है। उसमें ये कार्यरत थे, जैसा पता चल रहा है कि इंजीनियर के पद पे कार्यरत थे और कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम देख रहे थे। उनके गुमशुदगी की सूचना मिली। अविलंब इस संबंध में एफआईआर दर्ज करते हुए उनके परिवार को से भी संपर्क स्थापित कर सूचित किया गया
तथा इसमें तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है। जैसा कि पता चल रहा है कि उनका सारा सामान और मोबाइल इत्यादि वो कमरे में ही छोड़ के गए और उनके जो रूम पार्टनर हैं, एक लोग उनके साथ रह रहे थे, उनका कहना है कि रात में साथ में ही थे और कमरे से कब निकल गए पता नहीं चला। दरभंगा की स्टार्टअप कंपनी मिथिला अटैक ने मिथिला में रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है। मिथिला अटैक ने रोजगार उन्मुख और प्रशिक्षण सह इंटर्नशिप शुरू की है। अब दरभंगा से सॉफ्टवेयर विकास, डिजिटल मार्केटिंग और अन्य आईटी संबंधित सेवाओं के लिए नौकरी प्रशिक्षण सह इंटर्नशिप शुरू करने अपने रोजगार सृजन के प्रयासों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। मिथिला अटैक के कार्यालय का आज विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मिथिला अटैक ने क्षेत्र के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ MOU करके इसकी घोषणा की है ताकि इन संस्थाओं के छात्रों को इंटर्नशिप कार्यक्रम का लाभ मिल सके और मिथिला अटैक के वरिष्ठ पेशेवरों तक पहुंचाया जा सके। मिथिला अटैक ने ये सारी गाइडलाइंस जारी की हैं। एक साल 1.5 साल में जो डेवलपमेंट में चीज़ें सीखे, जो प्रोजेक्ट हमने बाहर से आउटसोर्स आयरलैंड से किया है, जो काम हमने SAP ऑटोमेशन में किया है, तो उस चीज़ों से जो भी एक्सपीरियंस हम लोगों को मिला है, तो वहाँ से एक स्किल का जो गैप होता है जो कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में है और जहाँ एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म बनाने की बात होती है, तो गैप को फुलफिल करने के लिए हम लोग का जो एफर्ट रहा है कि उस गैप को कैसे फुलफिल किया जाए, सो दैट कि हम लोग जो बाहर से आने वाले प्रोजेक्ट हैं उस पे जो स्किल गैप का प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करवाएं। लक्ष्य बहुत सीधा साधा है कि हम दरभंगा में जो आईटी का कल्चर है, आईटी का जो काम होता है वो दरभंगा से कर सके ताकि यहाँ पे नौकरी पैदा हो सके। यहाँ से बच्चे अभी बाहर जाते हैं, यहाँ पे कोई बड़ी कंपनी है नहीं जो कि आउटसोर्सिंग करती है या अपना प्रोडक्ट बनाती है या दूसरों के लिए प्रोजेक्ट करती है, तो यहाँ के बच्चों को मौका नहीं मिल पा रहा और उसके अभाव में यहाँ पे इकोनॉमिक डिप्रेशन भी चलता जा रहा है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अब टाइम आ गया है, एयरपोर्ट आ गया है, दरभंगा के ऊपर फोकस है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि धीरे धीरे यहाँ से वो कल्चर बनाना शुरू करें। और उसके लिए हमने सबसे पहले एक मिथिला स्टैक का एक बड़ा ऑफिस बनाया है कि हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कोई भी आना के यहाँ पे काम करना चाहे यहाँ से काम कर सकता है। और नालंदा में